हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में MHD4 की 2025 दिसंबर 2025 का कंप्लीट पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ निम्नलिखित अवतरण की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पे जो हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं इसको हमें व्याख्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर का पास, ऐसे देश को देश में कबू न कीजिए वास। कोकिल वायस एक सम पंडित मूर्ख एकू, इंद्रियायन दाड़े विषय जहान अनेकू विवेकू। बस ये ऐसे देश नहीं कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए प्राण दीजिए कोई। ये जो प्रस्तुत पंक्ति है आपकी, ये संत कवि कबीरदास द्वारा रचित है। यह पद कवि की नीतियों एवं लोक जीवन संबंधी शिक्षाओं का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें कवि ने विवेकहीन समाज की निंदा करते हुए गुण और अवगुण के पहचान के महत्व को स्पष्ट किया है। व्याख्या। कबीरदास कहते हैं कि कुछ वस्तुएं देखने में समान प्रतीत होती है परंतु उनके गुण, महत्व और उपयोगिता में बहुत अंतर होता है। कपूर और कपास दोनों ही सफ़ेद दिखाई देते हैं किंतु कपूर सुगंधित और मूल्यवान है जबकि कपास का महत्व भिन्न है। इसी प्रकार कोयल और कौवा दोनों पक्षी है परंतु कोयल अपनी मधुर वाणी के कारण प्रिय लगती है जबकि कौवा अपने कर्कश ध्वनि के कारण नहीं लगता। पंडित और मूर्ख भी बाहरी रूप से मनुष्य ही होते हैं किंतु ज्ञान और विवेक के कारण ही उनमें बहुत अंतर होता है। कवि आगे कहते हैं कि जिस स्थान पर इन भेदों को समझने की क्षमता ना हो, जहाँ गुणी और अवगुणी, ज्ञानी और अज्ञानी, श्रेष्ठ और निष्कृष्ट को एक समान माना जाता हो, वहाँ विवेक का अभाव होता है। इंद्रियायन, कड़वा फल और दाड़िम, अनाग में भी अंतर है किंतु जिस समाज में इन दोनों को समान समझा जाए वहाँ उचित निर्णय लेने की क्षमता नहीं रह जाती। कबीर ऐसे देश को कुदेश अर्थात निष्कृष्ट देश कहते हैं। उनका मत है कि ऐसे स्थान पर मनुष्य को कभी निवास नहीं करना चाहिए यदि वहाँ सोने की वर्षा भी होती हो अर्थात अपार धन संपत्ति उपलब्ध हो, तब भी वहाँ रहना उचित नहीं है। धन और वैभव से बढ़कर विवेक, सम्मान और गुणों की पहचान का महत्व है। यहाँ जहाँ योग्य व्यक्ति का सम्मान नहीं होता और गुणों का मूल्य नहीं समझा जाता, वहाँ रहने से केवल दुख और पश्चाताप, अपमान ही प्राप्त होता है। इस प्रकार कबीर मनुष्य एक ऐसे समाज में रहने की प्रेरणा देते हैं जहाँ ज्ञान, विवेक, सद्गुण और न्याय का आदर किया जाता हो। देखिए अब काव्य सौंदर्य। विवेक और गुण पहचान की महत्ता पर यहाँ पे बल दिया गया है। नीति एवं उपदेशात्मक भाव यहाँ पे प्रमुख है। कपूर, कपास, कोयल, कौवा तथा इंद्रायण, डारिम जैसे प्रभावशाली दृष्टांतों का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल, लोक प्रचलित तथा सहज है। समाज को सही मूल्यांकन और न्यायपूर्ण दृष्टि अपनाने की शिक्षा दी गई है। कबीर की व्यवहारिक जीवन दृष्टि का सुंदर परिचय मिलता है। भरे नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, जल थल सागर व्योम में जो छाया में स्वप्न और, खोज खोज कर खो गई मैं पागल प्रेम विभोर। भंग से भरा हुआ यह कूप, भरा नैनों में मन में रूप, धवनी की तंत्री बजी तू रहा लगा कर कान, बलिहारी मैं कौन तू है मेरा जीवन प्राण, खेता जैसे छाया धूप। देखिए प्रसंग। यह अवतरण महादेवी वर्मा की रहस्यवादी एवं प्रेमानुभूति से युक्त काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें कवित्री अपने प्रियतम के सौंदर्य एवं उसकी अनुभूति का वर्णन करते हैं। कवित्री इसमें कहती है कि उनकी नेत्रों और मन में प्रिय का रूप पूरी तरीके से समाया हुआ है। यह रूप किसी जादूगरनी के अद्भुत प्रभाव के समान है। वह प्रिय जल, थल, आकाश और प्रत्येक स्थान पर छाया हुआ दिखाई देता है। उसकी खोज में कवित्री प्रेम विल्लभ होकर भटकती रहती है। भावार्थ। यहाँ कवित्री ने प्रेम की प्रकाष्ठा का चित्रण किया है। प्रिय का रूप उनके अंतर मन में इतना गहराई से बस गया है कि उन्हें चारों ओर उसी का अस्तित्व दिखाई देता है। यह लौकिक प्रेम के साथ साथ अलौकिक एवं आध्यात्मिक प्रेम का भी संकेत है। कवित्री प्रिय के वियोग में व्याकुल है। वे उसे पाने के लिए निरंतर खोज करती रहती है। प्रेम की यह स्थिति व्यक्ति को संसार की अन्य वस्तुओं से विमुख कर देती है और वह केवल प्रिय के चिंतन में डूबा रहता है। काव्य सौंदर्य। श्रृंगार रस की प्रधानता है। प्रेम की तन्मयता का सुंदर चित्रण हुआ है। भाषा कोमल, मधुर एवं भावपूर्ण है। प्रकृति के माध्यम से प्रेम की व्यापकता दिखाई गई है। उपमा एवं रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। थर्ड देखिए, इसमें आप शायद सोचते हो कि मैं नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और, परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से
कुछ नहीं कह सकता, उसी तरह जैसे इस नाटक के संबंध में नहीं कह सकता, क्योंकि यह नाटक भी अपने में मेरी तरह ही अनिश्चित है। प्रसंग: यह गद्यांश आधुनिक नाट्य दृष्टि से संबंधित है। यहाँ लेखक यहाँ नाटक की जटिलता और उसकी बहुआयामी प्रकृति पर प्रकाश डालता है। व्याख्या: लेखक कहता है कि लोग उसे नाटक में एक निश्चित भूमिका जैसे अभिनेता, निर्देशक या व्यवस्थापक के रूप में देखना चाहते हैं, किंतु वह स्वयं अपने संबंध में कोई निश्चित बात नहीं कह सकता, क्योंकि नाटक भी उसकी तरह निश्चित और बहुआयामी है। आधुनिक रंगमंच में व्यक्ति की पहचान किसी एक भूमिका तक सीमित नहीं रहती। नाटक अनेक तत्वों, अभिनय, निर्देशन, प्रस्तुति, संगीत, मंच सज्जा आदि का समन्वित रूप है। इसलिए किसी एक व्यक्ति को किसी एक निश्चित परिभाषा में बांधना उचित नहीं है। लेखक आधुनिक जीवन की अनिश्चितता और अस्तित्ववादी चिंतन को भी व्यक्त करता है। मनुष्य स्वयं अपने अस्तित्व और भूमिका के बारे में पूर्णतः निश्चित नहीं है। यही स्थिति आधुनिक नाटक की भी है। काव्य सौंदर्य: चिंतन प्रधान एवं दार्शनिक शैली, आधुनिक नाट्य चेतना का प्रभाव, आत्मविश्लेषणात्मक स्वर, सरल किंतु प्रभावपूर्ण भाषा। स्वराज जो किसी की लंगोटी और कमरिया पर तीनों पुरों का राज सिंहासन तक लुटाने को तैयार थे, पर देश प्रेम की दुहाई देने वालों में से कितने अपने किसी थके मांदे भाई के फटे पुराने कपड़ों और धूल भरे पैरों पर रेंज कर या कम से कम ना घृणा कर बिना मन मैला के कमरे की फर्श भी मैली होने देंगे। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने वास्तविक देशभक्ति और मानवीय संवेदना के महत्व को स्पष्ट किया है। लेखक कहता है, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लोग बड़े बड़े त्याग करने की बातें करते हैं, लेकिन व्यवहार में वे गरीब और जरूरतमंद लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं होते। सच्चा देश प्रेम केवल भाषण देने या नारे देने से नहीं होता। यदि हम अपने आसपास के गरीब, श्रमिक और पीड़ित लोगों का सम्मान नहीं करते तो हमारा देश प्रेम अधूरा है। लेखक लोगों को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है कि राष्ट्र सेवा का वास्तविक अर्थ मानव सेवा से है। काव्य सौंदर्य: व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, मानवीय संवेदना का प्रभावी चित्रण है, भाषा ओजपूर्ण एवं विचारोत्तेजक है, राष्ट्र प्रेम की वास्तविक भाषा प्रस्तुत की गई है, परिभाषा प्रस्तुत की गई है, सामाजिक चेतना का सशक्त यहाँ पे संदेश दिया गया है। तब तो बंगाल अभी भी जीवित है, आज भी वह अपना रास्ता खोज निकालना जानता और चाहता है। भूख से व्याकुल होकर भी यह भारत का संस्कृति जनक सिर झुकाने को तैयार नहीं है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बंगाल की सांस्कृतिक चेतना, संघर्षशीलता और आत्मसम्मान का चित्रण किया है। लेखक का कहना यह है कि अनेक संकटों और कठिनाइयों के बावजूद बंगाल की जीवटता समाप्त नहीं हुई है। गरीबी और भूख जैसे समस्याओं से जूझते हुए भी वे अपने सांस्कृतिक गौरव और आत्मसम्मान को बनाए हुए हैं। बंगाल आज भी नई राह खोजने और आगे बढ़ने का साहस रखता है। लेखक को विश्वास है कि जनता की जागरूकता और संघर्षशीलता के कारण अन्याय और शोषण अधिक समय तक नहीं टिक सकते। अंततः जनशक्ति ही समाज में परिवर्तन लाएगी। काव्य सौंदर्य: ओज एवं उत्साहपूर्ण भाषा, संघर्ष और आशा का संदेश, सांस्कृतिक चेतना का सशक्त चित्रण, भावात्मक एवं प्रेरणादायक शैली, जनशक्ति और आत्मसम्मान की महत्वता पर बल। इसी के साथ यहाँ पे आपका 5 व्याख्याएं खत्म हो गए हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर आपको इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए चैप्टर वाइज तो आप बताइएगा, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन भी दे सकती हूँ चैप्टर वाइज, बिकॉज ये तो आपको खाली कंटेंट देने के लिए क्वेश्चन आंसर मैंने प्रोवाइड किए हैं। अगर मैं इसे और एक्सप्लेन करूँगी तो इसमें और ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन मतलब एक वीडियो में एक क्वेश्चन चाहिए तो आप उस अकॉर्डिंग में बता सकते हैं, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन करके बताऊँ। तो आपको जैसा भी होगा आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय, ओपिनियन या फीडबैक लिख सकते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका, स्कंदगुप्त नाटक के आधार पर प्रसाद की इतिहास दृष्टि का विवेचन करते हुए उनकी नाट्य कला की विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। भूमिका: जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के महान नाटककार। उन्होंने भारतीय इतिहास का आधार बनाकर उनके उत्कृष्ट नाटकों की रचना की। स्कंदगुप्त उनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है जिसमें गुप्तकालीन भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय चेतना का सशक्त चित्रण किया गया है। इस नाटक के माध्यम से प्रसाद ने अपनी इतिहास दृष्टि और नाट्य कौशल का उत्कृष्ट परिचय दिया है। प्रसाद की इतिहास दृष्टि: इतिहास का राष्ट्रीय दृष्टिकोण। प्रसाद इतिहास को केवल घटनाओं का विवरण नहीं मानते, बल्कि उसे राष्ट्र के गौरव और चेतना का स्रोत समझते हैं। स्कंदगुप्त में हुणों के आक्रमण से भारत की रक्षा करने वाले नायक को राष्ट्रीय आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अतीत के गौरव का पुनरुत्थान: प्रसाद भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अध्याय को सामने लाकर जनता में आत्मगौरव जगाना चाहते थे। स्कंदगुप्त उन्होंने वीरता, त्याग और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। इतिहास और कल्पना का समन्वय: नाटक में ऐतिहासिक तथ्यों का आधार तो
का आधार तो है, किंतु उन्हें कलात्मक रूप देने के लिए कल्पना का भी सहारा लिया गया है। इससे नाटक रोचक और प्रभावशाली बन गया है। सांस्कृतिक चेतना प्रसाद के अनुसार भारत की वास्तविक शक्ति उनकी संस्कृति में निहित है। नाटक में भारतीय संस्कृति, धर्म और मानवीय मूल्यों की श्रेष्ठता का चित्रण मिलता है। मानवतावादी दृष्टि प्रसाद इतिहास को केवल युद्ध और राजनीतिक तक सीमित नहीं रखते हुए मानवीय संवेदनाओं, प्रेम, त्याग और कर्तव्यों का भी समान महत्व देते हैं। स्कंदगुप्त में नाट्य कला की विशेषताएं। सशक्त कथानक। नाटक का कथानक ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होते हुए भी अत्यंत रोचक और गतिशील है। इसमें राष्ट्रीय संघर्ष, राजनीतिक षड्यंत्र और व्यक्तिगत भावनाओं का सुंदर समन्वय है। चरित्र चित्रण। स्कंदगुप्त का चरित्र नाटक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वह वीर, राष्ट्रभक्त, कर्तव्यनिष्ठ और आदर्श शासक है। अन्य पात्र भी अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। संवाद कला। प्रसाद के संवाद गंभीर, प्रभावशाली और काव्य में है। उन्होंने ओज, माधुर्य तथा विचार गंभीर का अद्भुत समन्वय मिलता है। राष्ट्रवादी भावना। नाटक में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का सशक्त संदेश निहित है। यह भावना स्वतंत्रता आंदोलन के समय विशेष रूप से प्रेरणादायक सिद्ध हुई। काव्यात्मकता। प्रसाद मूलतः कवि थे, इसलिए उनके नाटकों में काव्यात्मक सौंदर्य भरपूर मिलता है। प्रकृति वर्णन और भावनात्मक प्रसंग अत्यंत प्रभावशाली है। मंचीयता। यद्यपि प्रसाद के नाटक साहित्यिक माने जाते हैं, फिर भी स्कंदगुप्त में अनेक ऐसे दृश्य हैं जो रंगमंच में प्रभावी प्रस्तुति की भावना रखते हैं। भाषा शैली। भाषा संस्कृत निष्ठ होते हुए भी गरिमामयी और भावानुकूल है। यह पात्रों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अनुरूप प्रतीत होती है। आलोचनात्मक मूल्यांकन। स्कंदगुप्त हिंदी का श्रेष्ठ ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें इतिहास, राष्ट्रवाद और संस्कृति और मानवीय मूल्यों का सफल समन्वय हुआ है। कुछ आलोचक इसकी संस्कृतनिष्ठ भाषा और मंचीय कठिनाइयों की ओर संकेत करते हैं, किंतु इसके साहित्यिक महत्व को कम नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की इतिहास दृष्टि तथा नाट्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस नाटक में भारतीय अतीत का गौरव, राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक मूल्य तथा मानवीय आदर्श अत्यंत प्रभावशाली रूप से व्यक्त हुए। हिंदी नाट्य साहित्य में इसका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और स्थायी है। थर्ड क्वेश्चन। आषाढ़ का एक दिन नाटक के महत्व पर प्रकाश डालिए। हिंदी नाटक के इतिहास में मोहन राकेश का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने हिंदी नाटक को आधुनिक संवेदना और नवीन शिल्प प्रदान किया। आषाढ़ का एक दिन उनका सर्वाधिक चर्चित नाटक है। यह नाटक महाकवि कालिदास के जीवन का आधार बनाकर रचा गया है, किंतु इसका उद्देश्य केवल ऐतिहासिक चित्रण करना नहीं है। इसमें कलाकार के जीवन, संघर्ष, प्रेम, महत्वाकांक्षा, त्याग और मानवीय संबंधों की जटिलताओं को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। आधुनिक हिंदी नाटक के विकास में इस कृति का विशेष महत्व है। आधुनिक हिंदी नाटक का मील का पत्थर। आषाढ़ का एक दिन को आधुनिक हिंदी नाटक का प्रारंभ बिंदु माना जाता है। इस नाटक ने पारंपरिक, ऐतिहासिक और पौराणिक नाटकों से हटकर आधुनिक जीवन दृष्टि को प्रस्तुत किया। इसमें व्यक्ति के आंतरिक संवेदनाओं और मनोवैज्ञानिक संघर्षों को प्रमुखता दी गई है। कलाकार की त्रासदी का चित्रण। नाटक का प्रमुख विषय कलाकार की त्रासदी है। कालिदास एक महान कवि है, किंतु उनकी सफलता उन्हें अपने मूल परिवेश और प्रेम से दूर कर देती है। कलाकार जब यश और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, तब उसे व्यक्तिगत जीवन में अनेक समझौते करने पड़ते हैं। संघर्ष नाटक का केंद्रीय तत्व है। प्रेम की मार्मिक अभिव्यक्ति। कालिदास और मल्लिका का प्रेम नाटक की आत्मा है। यह प्रेम स्वार्थ रहित, समर्पण पूर्ण और त्याग में है। मल्लिका कालिदास की सफलता में बाधा नहीं बनती, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। प्रेम की यह उदात्त भावना नाटक को विशेष ऊंचाई प्रदान करती है। नारी चरित्र की गरिमा। मल्लिका हिंदी नाटक की सर्वश्रेष्ठ नायिकाओं में गिनी जाती है। वे त्याग, धैर्य, संवेदना और आत्मसम्मान के प्रतीक है। परिस्थितियां उनके जीवन को बदल देती है, फिर भी वे अपनी गरिमा बनाए रखती है। उनके चरित्र के माध्यम से नारी की आंतरिक शक्ति का प्रभावशाली चित्रण हुआ है। मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद। नाटक में पात्रों के मानसिक द्वंद्व का सूक्ष्म चित्रण हुआ है। कालिदास, मल्लिका और विलोम जैसे पात्र अनेक घटनाओं के वाहक नहीं हैं, बल्कि जीवंत मानवीय व्यक्तित्व है। उनके विचार, भावनाओं और संघर्ष पाठक तथा दर्शक को गहराई से प्रभावित करते हैं। आधुनिक जीवन की समस्या। यद्यपि नाटक की पृष्ठभूमि प्राचीन है, परंतु उसकी समस्याएं आधुनिक है। महत्वाकांक्षा, सफलता, अकेलापन, संबंधों का विघटन और अस्तित्वगत संकट आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने नाटक में दिखाई देते हैं। उत्कृष्ट नाट्य शिल्प। नाटक 3 अंकों में विभाजित है। इसकी रचना अत्यंत सुसंगठित है। कथानक में अनावश्यक घटनाएं नहीं है। संवाद संक्षिप्त, प्रभावशाली और पात्र अनुकूल है। दृश्य संयोजन भी अत्यंत कलात्मक है। भाषा और शैली। मोहन राकेश की भाषा सरल, संवेदनशील और काव्यात्मक है। संवादों में भावनात्मक गहराई तथा स्वाभाविकता दिखाई देती है। भाषा पात्रों की मनोस्थिति को व्यक्त करने की पूरी तरह सफल है। प्रतीकात्मकता।
नाटक में आषाढ़ केवल एक ऋतु नहीं है बल्कि भावनात्मक स्थिति का प्रतीक है। वर्षा प्रकृति और परिवेश पात्रों की मानसिक अवस्थाओं को व्यक्त करते हैं। इस प्रतीकात्मकता ने नाटक को कलात्मक ऊंचाई प्रदान की है। रंगमंचीय महत्व, यह नाटक मंचन की दृष्टि से भी अत्यंत सफल सिद्ध हुआ है। सीमित पात्र, प्रभावी संवाद और सशक्त दृश्य योजना इसे रंगमंच के लिए उपयुक्त बनाते हैं। आषाढ़ का एक दिन आधुनिक हिंदी नाटक की अमूल्य धरोहर है। इसमें प्रेम, कला, जीवन संघर्ष और मानवीय संवेदनाओं का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। कलाकार की त्रासदी और नारी के त्याग को जिस गहराई से प्रस्तुत किया गया है, वह इसे हिंदी साहित्य की श्रेष्ठतम नाट्य कृतियों में स्थान दिलाता है। क्या फोर्थ क्वेश्चन है, क्या तांबे के कीड़े को एक सफल एकांकी कहा जा सकता है? सविस्तार उत्तर दीजिए। आधुनिक हिंदी एकांकी साहित्य में तांबे के कीड़े का महत्वपूर्ण स्थान है। यह एकांकी आधुनिक जीवन की विसंगतियों, सामाजिक विडंबनाओं और मानवीय संकटों को प्रतीकात्मक शैली में प्रस्तुत करती है। इसमें लेखक ने यथार्थ और प्रतीक के माध्यम से आधुनिक समाज की समस्याओं को उजागर किया है। एकांकी की कथावस्तु, तांबे के कीड़े का कथानक प्रतीकात्मक है। इसमें समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, शोषण और नैतिक पतन को तांबे के कीड़ों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यह कीड़े केवल भौतिक वस्तुओं को नहीं बल्कि मनुष्य के नैतिक मूल्यों को भी नष्ट कर रहे हैं। सफल एकांकी होने के कारण, प्रभावशाली विषय वस्तु, एकांकी की विषय वस्तु अत्यंत सामयिक और प्रासंगिक है। आधुनिक समाज की समस्याओं को लेखक ने कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। प्रतीकात्मकता का सफल प्रयोग, तांबे के कीड़े स्वयं में सशक्त प्रतीक है। यह उन्हें सामाजिक बुराइयों का प्रतिनिधित्व करता है जो धीरे धीरे समाज को खोखला कर रही है। नेक्स्ट है इसमें कथानक की एकाग्रता, या आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कथानक की एकाग्रता। फोर्थ पॉइंट है इसमें आपका पात्र चित्रण। उसके बाद है इसमें संवादों की प्रभावशीलता। सिक्स्थ पॉइंट है आपका सामाजिक चेतना। सेवन्थ पॉइंट है आपका नाटकीयता। उसके बाद है इसमें सीमाएं। कुछ आलोचकों के अनुसार इनकी प्रतीकात्मकता सामान्य पाठकों के लिए कठिन हो सकती है। कई बार इसका दार्शनिक और बौद्धिक स्वर भावनात्मक प्रभाव को कम कर देता है। मूल्यांकन, इन सीमाओं के बावजूद यह एकांकी अपने उद्देश्य, कथानक, प्रतीकात्मकता और सामाजिक संदेश के कारण अत्यंत सफल मानी जाती है। यह आधुनिक हिंदी एकांकी साहित्य की उल्लेखनीय उपलब्धि है। निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि तांबे के कीड़े एक सफल एकांकी है क्योंकि इसमें आधुनिक समाज की समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसकी प्रतीकात्मकता, नाटकीयता और सामाजिक चेतना इस हिंदी एकांकी साहित्य की महत्वपूर्ण रचना बनाती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली का विवेचन कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के महान आलोचक, इतिहासकार और निबंधकार थे। उन्होंने हिंदी गद्य को गंभीरता, प्रौढ़ता और वैचारिक गहराई प्रदान किया। उनके निबंध हिंदी साहित्य के मूल्य धरोहर है। उनकी निबंध शैली में विचार, तर्क, विश्लेषण और लोक मंगल की भावना का अद्भुत समन्वय मिलता है। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट है विचार प्रधानता। शुक्ल जी के निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी विचार प्रधानता है। वे किसी विषय का गहन अध्ययन करके उस पर तार्किक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। उनके निबंध केवल भावनात्मक नहीं बल्कि बौद्धिक स्तर पर भी अत्यंत समृद्ध है। सेकंड पॉइंट देखिए, विश्लेषणात्मक दृष्टि है, ठीक है, मतलब कि आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप इसको अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका तर्कशीलता, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका लोक मंगल की भावना। फिफ्थ पॉइंट है आपका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है आपका भाषा शैली। सेवन्थ पॉइंट है आपका व्यंग्यात्मकता। एट्थ पॉइंट है उदाहरणों का प्रयोग। नाइन्थ है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये देखिए, व्यंग्यात्मकता, उदाहरणों का प्रयोग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शैली की विविधता। उसके बाद है निष्कर्ष। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली हिंदी गद्य साहित्य की श्रेष्ठ उपलब्धियों में से एक है। विचारों की गहराई, तार्किकता, विश्लेषणात्मक दृष्टि, लोकमंगल की भावना तथा प्रभावशाली भाषा ने अनेक उनके निबंधों को कालजयी बना दिया है। हिंदी निबंध साहित्य में उनका स्थान सर्वोच्च माना जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, नुक्कड़ नाटक की विशेषताओं के संबंध में औरत का विवेचन कीजिए। भूमिका, नुक्कड़ नाटक आधुनिक हिंदी रंगमंच की एक महत्वपूर्ण विधा है। उसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं बल्कि सामाजिक चेतना जगाना और जनता को उनकी समस्याओं के प्रति जागरूक बनाना। औरत एक ऐसी ही प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक है जिससे भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति, उसके संघर्ष, शोषण तथा अधिकारों की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया। यह नाटक स्त्री विमर्श का सशक्त उदाहरण है। नुक्कड़ नाटक की अवधारणा, नुक्कड़ नाटक खुले स्थानों पर प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मंच, प्रकाश और विशेष सज्जा की आवश्यकता नहीं होती। कलाकार सीधे जनता से संवाद स्थापित करते हैं। इसकी भाषा सरल, प्रभावशाली और जनसामान्य के अनुकूल होती है। अब देखिए औरत की कथा वस्तु। औरत नाटक समाज में स्त्री के जीवन संघर्ष को चित्रित करता है। जन्म से लेकर विवाह और सामाजिक जीवन तक स्त्री को अनेक प्रकार के भेदभाव और अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। नाटक इन समस्याओं को उजागर करते हुए समानता और सम्मान की मांग
करता है। नाटक की प्रमुख विशेषता है कि सामाजिक यथार्थ का चित्रण, जन जागरण की भावना, आप इसे रीड कर लीजिएगा, सरल एवं प्रभावशाली भाषा, ठीक है। स्त्री चेतना का स्वर मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, तो आप इसे इजीली समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। व्यंग्य और आलोचना। 6 है मंचीय सरलता। देन निष्कर्ष। औरत एक सफल नुक्कड़ नाटक है जो स्त्री के जीवन संघर्ष और उसके अधिकारों की समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। सामाजिक परिवर्तन और जन जागरण की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। 7वां क्वेश्चन, साक्षात्कार विधा को परिभाषित करते हुए श्रीकांत वर्मा के लिए साक्षात्कार अक्टूबरियों 5 की प्रमुख विशेषताएं बताइए। आधुनिक हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं में साक्षात्कार का विशेष स्थान है। ये किसी व्यक्ति के विचारों, अनुभव और व्यक्तित्व को सीधे रूप से प्रस्तुत करने का माध्यम है। अक्टूबरियों 5 श्रीकांत वर्मा का महत्वपूर्ण साक्षात्कार है, जिसमें यहाँ पे साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होता है, जिसमें उनके साहित्यिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों का परिचय मिलता है। साक्षात्कार की परिभाषा, वह एक ऐसी विधा है जिसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति से प्रश्नोत्तर के माध्यम से उनके विचार, अनुभव और दृष्टिकोण प्राप्त किए जाते हैं। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व और कृतित्व को समझने का प्रभावी माध्यम है। अक्टूबरियों 5 के प्रमुख विशेषता, व्यक्तित्व का प्रामाणिक चित्रण, साहित्यिक दृष्टिकोण, सामाजिक चेतना, स्पष्टवादिता, वैचारिक गहराई, भाषा की सहजता, समकालीनता, साहित्यिक महत्व। निष्कर्ष। अक्टूबरियों 5 हिंदी साक्षात्कार साहित्य की महत्वपूर्ण रचना है। इसमें श्रीकांत वर्मा के व्यक्तित्व, विचारधारा और साहित्यिक दृष्टि का प्रामाणिक एवं प्रभावशाली चित्रण हुआ है। 8वां क्वेश्चन, हरिशंकर परसाई की व्यंग्य कला का सोदाहरण परिचय दीजिए। हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने समाज, राजनीति, धार्मिक प्रशासन और मानवीय कमजोरी पर तीखे व्यंग्य किए। उनका व्यंग्य केवल हंसाने के लिए ही नहीं बल्कि समाज की विसंगतियों को उजागर करने के लिए भी है। परसाई की व्यंग्य कला की विशेषताएं, सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार, यथार्थवाद, हास्य और व्यंग्य का संतुलन, सामाजिक चेतना, मानवीय दृष्टिकोण, सरल भाषा, तीक्ष्ण अवलोकन शक्ति, उदाहरण सहित विवेचन। भोला राम का जीव, इस रचना में सरकारी तंत्र की लाल फीताशाही और भ्रष्ट व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य किया है। भोला राम की आत्मा सरकारी फाइलों में उलझ जाती है, प्रशासनिक अव्यवस्था का प्रतीक है। सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है। ये सब आप रीड कर लीजिएगा, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं इसे। नेक्स्ट है परसाई का साहित्यिक महत्व। परसाई ने हिंदी व्यंग्य को नई ऊंचाई प्रदान की। उन्होंने व्यंग्य को केवल मनोरंजन का माध्यम न बनाकर सामाजिक परिवर्तन का सशक्त उपकरण बनाया है। निष्कर्ष तौर पे हम कह सकते हैं कि इनकी व्यंग्य कला हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय में थी। सामाजिक विसंगतियों पर तीखा प्रहार, यथार्थवाद, मानवीय दृष्टि और प्रभावशाली भाषा उनकी व्यंग्य कला की प्रमुख विशेषता है। आत्मकथा को परिभाषित करते हुए क्या भूलूं, क्या याद करूं का महत्व निरूपित कीजिए। आत्मकथा हिंदी गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। इसमें लेखक अपने जीवन के अनुभवों, संघर्षों, सफलताओं, असफलताओं तथा स्मृतियों का वर्णन स्वयं करता है। आत्मकथा केवल किसी व्यक्ति के जीवन का विवरण नहीं होती बल्कि उसके समय, समाज और संस्कृति का भी दर्पण होती है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। आत्मकथा वह साहित्यिक विधा है जिसमें लेखक अपने जीवन की घटनाओं, अनुभवों, संघर्षों तथा मानसिक अवस्थाओं का वर्णन स्वयं करता है। इसमें सत्यता, आत्मविश्लेषण और आत्मानुभूति का विशेष महत्व है। क्या भूलूं क्या याद करूं का परिचय। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का प्रथम भाग है। इसमें उनके जीवन, जन्म से लेकर युवावस्था तक जीवन का वर्णन किया गया। लेखक ने अपनी पारिवारिक जीवन, शिक्षा, सामाजिक वातावरण तथा व्यक्तिगत अनुभवों का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। कृति का क्या महत्व है। जीवन संघर्ष का यथार्थ चित्रण, ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दस्तावेज, आत्मविश्लेषण, साहित्यिक महत्ता, मानवीय संवेदनाएं, प्रेरणादायक स्वरूप, भाषा और शैली। निष्कर्ष, हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ आत्मकथाओं में से एक है। क्या भूलूं क्या याद करूं इसमें लेखक के जीवन के साथ साथ उस युग को सामाजिक और सांस्कृतिक चित्र भी हमें प्रस्तुत हुआ है। सत्यता, संवेदनशीलता और साहित्यिक उत्कृष्टता के कारण यह कृति हिंदी आत्मकथा साहित्य की अमूल्य निधि है। आप देखिए, आपको टिप्पणी करनी है, आपको 4 दिए गए हैं, किसी 2 का ही करना है तो, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे चारों के आंसर दे रखे हैं, ठीक है। सामाजिक यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में अंधेर नगरी, ये देखिए, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रसिद्ध प्रहसन है। यह तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य करता है। सामाजिक यथार्थ, समाज के बारे में बताया गया है। नाटक में ऐसी व्यवस्था का चित्रण है जहाँ न्याय, प्रशासन और शासन पूरी तरीके से व्यवस्थित है। टके से एक भाजी, टके से एक खाजा जैसी व्यवस्था आर्थिक असंतुलन और
पूर्ण शासन का प्रतीक है। व्यंग्यात्मकता, देखिए आप पढ़ लीजिएगा इसे। वर्तमान संदर्भ, निष्कर्ष, अंधेर नगरी सामाजिक सामाजिक यथार्थ का सशक्त चित्रण करने वाला कालजयी प्रहसन है। स्कंदगुप्त नाटक में अभिव्यक्त राष्ट्रीय चेतना, देखिए भूमिका, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, जिसमें राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत ऐतिहासिक नाटक के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप क्या है कि व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर हमें राष्ट्र की रक्षा को यहाँ पे सर्वोच्च माना गया है। हूणों के आक्रमण से जब देश को बचाने के लिए संघर्ष को राष्ट्रीय आदर्श का यहाँ पे प्रतीक बताया गया है। सांस्कृतिक गौरव, नाटक भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता और रक्षा के महत्व को यहाँ पे रेखांकित करता है। प्रेरणादायक प्रभाव, स्वाधीनता आंदोलन के समय इस नाटक ने भारत में राष्ट्रीय गौरव और आत्मविश्वास का संचार किया। स्कंदगुप्त में राष्ट्रीय चेतना का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण हुआ है, जो इसे हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कृति बनाता है। आषाढ़ का एक दिन नाटक का नाट्य शिल्प बताना है। ये मोहन राकेश द्वारा लिखी गई आधुनिक हिंदी नाटक का एक उदाहरण है। नाट्य शिल्प की विशेषता है कि सुसंगठित कथानक हमें यहाँ देखने को मिलता है। मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण हमें देखने को मिलता है। प्रतीकात्मकता है, संवाद योजना है, मंचीयता है। निष्कर्ष, नाटक का शिल्प आधुनिकता, संवेदनशीलता और कलात्मकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तीसरे दर्जे का श्रद्धेय की अंतर्वस्तु, तीसरे दर्जे का एक ऐसी रचना है जिसमें सामाजिक विषमता और आम जनता की कठिनाइयों का चित्रण किया गया है। अंतर्वस्तु, रचना में तीसरे दर्जे में यात्रा करने वाले सामान्य लोगों के जीवन संघर्ष, आर्थिक कठिनाइयों और सामाजिक उपेक्षा का यथार्थ चित्रण है। लेखक ने समाज में व्याप्त वर्ग भेद को उजागर किया है। सामाजिक संदेश, रचना मानव समानता और सामाजिक न्याय की भावना को बल देती है। निष्कर्ष, तीसरे दर्जे के अंतर्वस्तु सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं का सशक्त चित्रण करती है। इसी के साथ आपकी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको इसी तरीके की और वीडियो चाहिए या फिर आपको चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आज के लिए इतने ही। थैंक यू।